आ गई महारानी। बड़ी पूजा पाठ में लगी हुई थी सुबह से। कितनी बार कहा है कि पहले मेरे लिए चाय बनाया कर, फिर और कोई काम किया कर। जी माँ जी, आज आप देर तक सोई थी तो मैंने सोचा जाकर पूजा ही कर लूं। हाँ हाँ, अब बातें तो कोई तुझसे बनाना सीखे। माँ जी, मैं अभी चाय लाती हूँ। घर में रोज ही अक्सर ऐसी बातें होती रहती थी। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब गायत्री देवी अपनी बहू को कुछ खरी खोटी न सुना दे। पर बहू भी न जाने किस मिट्टी की बनी थी कि सब कुछ चुपचाप सुनती रहती थी। वह सास की सेवा कुछ ज्यादा ही प्रेम भाव से करती, पर उसकी की गई सेवा का कोई असर गायत्री देवी पर नहीं होता। यह तो रोज की बातें थी जो गायत्री देवी अपनी बहू को सुनाया करती थी। पूरा घर उनकी इन बातों को सुनता रहता, पर बस एक कसम थी जो कोई भी कुछ नहीं बोल पाता। सेठ घनश्याम लाल शहर के जाने माने रईस थे। इनका एक बेटा भी है जिसका नाम राघव है। इसकी उम्र 26 वर्ष है और एक बेटी जिसका नाम वैशाली, उम्र 21 वर्ष। कारोबार उनका पुत्र राघव ही देखता है। पिछले 2 सालों से उसे ही पूरा काम सौंप दिया है। कभी कभी ऑफिस चले जाते हैं। सेठ जी की पुत्री जो कि हिंदी साहित्य बीए फाइनल ईयर में है। सेठ जी उसके लिए अब सुयोग वर की खोज में थे। इंतजार था कि उनकी खोज पूरी हो और वह बेटी के हाथ पीले कर दे। घर में वैसे नौकर चाकर की कोई कमी नहीं है, पर गायत्री देवी को तो बस उनकी बहू स्वर्णा से ही हर काम को कराने की आदत हो गई है। स्वर्णा अपनी सास की बातों का बुरा नहीं मानती है, बस उनकी ही सेवा में लगी रहती है। वैशाली को ये सब देखकर बहुत दुख लगता है कि भाभी हमेशा माँ की सेवा में लगी रहती है, पर माँ तो कोई भी मौका नहीं छोड़ती भाभी को बातें सुनाने का। बस यही बात वैशाली को सबसे ज्यादा बुरी लगती, पर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। वैशाली अपनी भाभी की हम उम्र थी, इसलिए भाभी उसकी अच्छी सहेली थी। वह भाभी से सभी प्रकार की बातें कर लिया करती थी। स्वर्णा और राघव की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी। स्वर्णा अपने पिता की इकलौती संतान थी। जब स्वर्णा 10 साल की थी तब ही बीमारी के कारण उसकी माँ चल बसी थी। सुंदर, सुशील, सभी गृह कार्यों में दक्ष, पढ़ाई में भी ठीक ठाक थी। पिता किसी दुकान में मुनीमी करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा खास तो नहीं थी, पर उनका भरण पोषण आराम से हो जाता था। स्वर्णा अपनी पढ़ाई का बोझ पिताजी पर नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वह मोहल्ले के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, जिससे उसकी फीस और उसके अपने खर्चे निकल जाया करते थे। स्वर्णा ने पिछले ही साल अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी। अब उससे आगे की पढ़ाई कर रही थी। स्वर्णा ने पढ़ाई के लिए शहर के ही निजी कॉलेज में दाखिला ले लिया था। कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस का समारोह होने वाला था, जिसमें स्वर्णा ने गीत गायन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सेठ घनश्याम लाल जी को भी आमंत्रित किया गया था। उनके साथ उनकी पत्नी गायत्री देवी एवं उनकी बेटी वैशाली भी कार्यक्रम में गई थी। उन तीनों ने वहीं पर स्वर्णा को देखा था जब वह स्टेज पर अपना गीत प्रस्तुत कर रही थी। सभी श्रोतागण संध हो गए। सेठ जी तो उसकी मधुर आवाज में खो गए। गायन प्रतियोगिता में स्वर्णा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। जब सेठ जी घर आए तब से ही बस स्वर्णा की तारीफ किए जा रहे थे। स्वर्णा ने कितना सुंदर गाया। जैसी वह दिखने में सुंदर है, वैसी ही मधुर आवाज उसकी है। गले में तो साक्षात माँ सरस्वती का बास है। गायत्री देवी ने कहा, इतनी ही पसंद है तो बहू बना लो उसे। वैसे भी राघव के लिए लड़की तो ढूंढ ही रहे हो आप। गायत्री देवी के मुंह से जैसे ही ये बात सेठ जी ने सुनी तो अपनी जगह से उछल पड़े और बोले, कभी कभी तुम भी समझदारी वाली बात कर देती हो। तो गायत्री देवी कुछ नाराज हो गई। फिर सेठ जी हंसते हुए कहने लगे, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, आप तो नाराज हो गई। सेठ जी ने स्वर्णा के कॉलेज के प्रिंसिपल सर को फोन लगाया। उनसे स्वर्णा का पूरा नाम और पता लिया। अपने मुनीम जी को बुलाया और स्वर्णा के घर परिवार के बारे में पता करने के लिए कहा। मुनीम जी बोले, सेठ जी पता क्या करना है मैं बता देता हूँ। वह तो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। पत्नी का देहांत हुए लगभग 12 वर्ष हो गए हैं। तब से घर में दोनों बाप बेटी ही है केवल। मुनीम जी ने आगे बताया कि स्वर्णा तो साक्षात देवी का रूप है। वह जिस घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। सेठ जी ने गायत्री देवी से अपने मन की बात कही कि वह स्वर्णा को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। वहीं खड़ी वैशाली ने जैसे ही सेठ जी की बात सुनी तो अपने पिताजी के गले लगते हुए कहा, पिताजी मैंने तो जब से उन्हें देखा था तब से बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि यही मेरी भाभी बने। गायत्री देवी ने कहा, वह सब ठीक है, लड़की मुझे भी पसंद है, पर हमारी और उनकी आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में बहुत अंतर है। बिन माँ की लड़की है तो क्या वह निभा पाएगी? सेठ जी ने कहा कि क्यों नहीं निभा पाएगी।
धीरे धीरे सब सीख जाएगी। गायत्री देवी ने शर्त रखी कि राघव की शादी के बाद मैं कुछ भी करूं, कोई भी मुझसे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं करेगा और ना ही कोई मेरे किसी भी कार्य में आपत्ति प्रकट करेगा। यदि किसी ने भी मेरी कसम तोड़ी तो उसी वक्त स्वर्णा को इस घर से जाना होगा। सेठ जी और वैशाली तो केवल स्वर्णा को इस घर में बहू के रूप में देखना चाहते थे। दोनों ने बिना सोचे समझे ही हाँ बोल दी, बिन भविष्य की चिंता किए कि क्यों गायत्री देवी ने ये कसम और शर्त की बात रखी थी। पर सेठ जी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उन्हें तो केवल इसी बात की खुशी थी कि अब स्वर्णा जैसी सुशील लड़की उनके घर की बहू बनने जा रही है। राघव से जब इन सब बातों के बारे में पूछा तो उसने ये कह दिया कि पिताजी को लड़की पसंद है तो मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। सभी रिश्ता लेकर स्वर्णा के घर गए और स्वर्णा के पिताजी से रिश्ते का निवेदन किया। सेठ जी, हम कहाँ और आप कहाँ, आपकी और हमारी स्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति और स्वयं को भी बेच दूं, तो भी आपके 10% भी नहीं पहुंचूंगा। तो ये संबंध कैसे संभव होगा। सेठ जी समझ गए कि गुप्ता जी दहेज की बात कर रहे हैं। आज के समाज में यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि बेटी के पिता को संसार की सभी समस्याएं एक और बेटी के दहेज की समस्या एक और। कन्या भ्रूण हत्या भी इसी समस्या के कारण की जाती है, जो कि पढ़े लिखे समाज में ज्यादा होती है। सेठ जी ने कहा, गुप्ता जी, कोई पिता जब अपनी बेटी का कन्यादान करता है तो उससे और कुछ मांगना व्यर्थ होता है, क्योंकि वह अपनी जीवन भर की पूंजी, अपना गर्व, अपना अभिमान, अपनी लाडली, अपने कलेजे के टुकड़े को लड़के वाले को सौंप देता है। इस दान के आगे भौतिक सुख सुविधाएं वाली सभी वस्तुएं तो बहुत ही तुच्छ है। हमें केवल आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये सब सुनते ही गुप्ता जी की आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी, यदि हर लड़के का पिता आपके समान सोचने लगे तो बेटियां अपने परिवार पर बोझ नहीं होंगी। हर परिवार उन्हें सर का ताज मानने लगेगा। गुप्ता जी की बात सुनकर सेठ जी ने कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपकी बेटी इस घर से अपने दूसरे घर में जा रही है। अब आप बताएं कि आपको ये रिश्ता मंजूर है। गुप्ता जी ने कहा, सेठ जी, यदि नारायण स्वयं ही किसी के पास कुछ मांगने आए और यदि वह व्यक्ति इतना सक्षम है कि वह नारायण की इच्छा पूरी कर सकता है तो वह क्यों मना करेगा। ये संबंध मुझे स्वीकार है। सेठ जी ने गुप्ता जी से कहा कि अब हम हमारी होने वाली बहू से मिलना चाहते हैं। तो किशोरी लाल जी की पत्नी स्वर्णा को ले आई। सेठ जी, गायत्री देवी और वैशाली तो उसे पहले ही देख चुके थे, पर आज स्वर्णा हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में और भी सुंदर लग रही थी। आज पहली बार राघव ने उसे देखा था। वह तो उसे बिना पलके झपकाए हुए देखे जा रहा था। रिश्ते को पक्का करने के लिए गायत्री देवी ने शगुन के तौर पर सोने के कंगन स्वर्णा के हाथ में पहनाए। स्वर्णा जैसे ही उनके पैरों को छूने के लिए झुकी, गायत्री देवी ने उसे गले से लगा लिया। फिर गुप्ता जी ने भी राघव को शगुन में सोने की चैन को पहनाया। फिर सभी लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। एक माह बाद स्वर्णा अपने नए घर में बहू बनकर आ गई। उसे यहाँ पिता समान ससुर, माँ समान सास और बहन समान ननद और बहुत ही समझदार दोस्त राघव मिल गया। राघव ने विवाह के बाद उससे कहा कि वह पति का रिश्ता बाद में निभाएंगे, पहले वह स्वर्णा से दोस्ती करना चाहते हैं। स्वर्णा भी इस बात के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई, क्योंकि दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम स्वयं चुनते हैं। सेठ जी ने विवाह के 2 दिन बाद स्वर्णा को अपने कमरे में बुलाया और कहा, देखो बेटी, मुझसे एक वादा करो। यदि तुम्हारी सास तुम्हें कभी भी कुछ भी कहे, उसे पलटकर कोई जवाब नहीं दोगी और कभी भी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाओगी जिससे हमारे परिवार की मान मर्यादा को आघात पहुंचे। स्वर्णा बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। वह जानती थी कि यदि बुजुर्ग कुछ बात कहते हैं या समझाते हैं तो उसमें अपना भला ही होता है, क्योंकि उन्हें हमसे ज्यादा जीवन का अनुभव होता है। शिक्षा व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है, पर अनुभव व्यक्ति को समझदार बनाता है। इसलिए उसने ससुर जी से कहा, पिताजी, आप मुझसे यह वादा ना भी ले तो भी मैं मम्मी जी का हमेशा सम्मान करूंगी, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए मैं आपको वचन देती हूँ कि कुछ भी हो जाए, मैं माँ जी से कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी। सदा ही इस घर की मान मर्यादा को बनाए रखूंगी। आपके मान सम्मान में कभी भी मेरे कारण आंच नहीं आएगी। कुछ रुककर स्वर्णा ने कहा, पिताजी, बचपन में ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। अब इतने सालों बाद मुझे भगवान ने माँ से फिर मिलाया है, तो उन्हें कभी दुख पहुँचाने का तो मैं सपने में भी सोच नहीं सकती।
इतना सुनते ही सेठ जी ने स्वर्णा के सिर पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरा और कहा, बेटी शायद मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य कर्म किए होंगे, तभी मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली। हमेशा खुश रहो बेटी। स्वर्णा ने कहा, पिताजी मुझे पिछले जन्म का तो पता नहीं, पर शायद बचपन से ही मैंने भगवान की पूजा की है और उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, तो भगवान ने मुझे मेरी पूजा का फल दिया है इस परिवार के रूप में। सेठ जी स्वर्णा की बातें सुनकर मुस्कुरा दिए और कहा कि अब जाओ अपना काम करो और मेरे लिए चाय भेज देना। जी अभी भिजवाती हूँ। ये कहते हुए स्वर्णा कमरे से बाहर निकल गई। विवाह के एक सप्ताह में सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए। अब केवल घर में नौकर और घर के सभी सदस्य ही बचे थे। गायत्री देवी अब हर बात के लिए स्वर्णा को पुकारती थी और यदि उसे आने में थोड़े भी समय लग जाता तो उसे बहुत सुनाती। ये सब देखकर परिवार वाले कुछ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें गायत्री देवी की शर्त और कसम की याद आ जाती थी। एक दिन सेठ जी की बहन, जो कि उसी शहर में रहती थी, उनके घर पर सत्यनारायण जी की कथा होनी थी। सेठ के घर में सभी को बुलाया गया था। बहन ने वैशाली, राघव और स्वर्णा को एक दिन पहले ही आने को बोला था, तो वे लोग चले गए थे। जब दूसरे दिन सेठ जी जाने को तैयार हुए तो गायत्री देवी ने कहा, आप चलो, मुझे मंदिर जाना है, उसके बाद मैं सीधा आ जाऊंगी। सेठ जी ने कोई प्रश्न नहीं किया और वह चले गए। 4 घंटे बाद गायत्री देवी भी ननद के घर पहुंची। कथा समापन के बाद प्रसाद ग्रहण करके सभी अपने अपने घर चले गए। सेठ जी भी अपने परिवार के साथ अपने घर आ गए। घर आकर देखा दरवाजे बंद थे, तो सेठ जी ने नौकर को बहुत आवाज दी। कोई उत्तर ना पाकर गायत्री देवी ने कहा, सभी कहीं चले गए होंगे, मेरे पास एक और चाबी है। चाबी स्वर्णा को देते हुए कहा, दरवाजा खोलो। जैसे ही स्वर्णा ने दरवाजा खोला, पूरे घर में घूप अंधेरा था। गायत्री देवी ने उससे तेज आवाज में कहा, क्या रात यहीं दरवाजे पर गुजारने का इरादा है? अंदर चलो। जैसे ही स्वर्णा ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, पूरे घर में लाइट अचानक जल गई और चारों ओर रोशनी हो गई। स्वर्णा के सिर पर गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगी और धीमी धीमी आवाज में म्यूजिक बजने लगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर स्वर्णा, हैप्पी बर्थडे टू यू। सामने हॉल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुब्बारे से सजाया गया था। दीवार पर बड़े ही सुंदर अक्षरों में लिखा था, हैप्पी बर्थडे स्वर्णा। हॉल में बिल्कुल सेंटर में टेबल पर कुछ रखा हुआ था। स्वर्णा के साथ सभी बड़े आश्चर्य से ये नजारा देख रहे थे। तब गायत्री देवी ने सभी से कहा, क्या देख रहे हो सभी? आज मेरी प्यारी बहू का जन्मदिन है, इतना खास दिन है, इसे ऐसे ही जाने देती क्या? सेठ जी ने कहा, मुझे तो तुमने बताया ही नहीं। वैशाली ने भी झूठा गुस्सा दिखाते हुए राघव से कहा, भैया आपने भी नहीं बताया। राघव ने भी कहा, मुझे भी पता नहीं था कि आज स्वर्णा का जन्मदिन है, इसने भी नहीं बताया। स्वर्णा ने कहा कि मुझे भी अभी याद आया, कल से तो बुआ जी के घर पर ही थे, तो काम में ही लगी रही और कभी मैंने अपना जन्मदिन मनाया ही नहीं, तो याद भी नहीं था। पर माँ जी आपको कैसे पता? स्वर्णा ने सवाल किया। गायत्री देवी ने कहा कि तुझे याद नहीं, अभी पिछले महीने ही तो तेरा पैन कार्ड पोस्ट से आया था, तो उसी में मैंने तेरी जन्मतिथि देखी थी, तभी से ये सरप्राइज देने का मन बनाया था। अब चलो जल्दी से केक काटो। घर के सभी नौकर भी आ गए थे, तो सेठ जी ने उन्हें डांटते हुए कहा, कहाँ मर गए थे सबके सब? गायत्री देवी ने कहा, अरे उन्हें कुछ मत कहिए, मैंने ही बोला था घर के बाहर रहने को। फिर स्वर्णा ने केक काटा। सबसे पहले उसने पिताजी को खिलाया, फिर माँ जी को, वैशाली और फिर राघव को। सभी ने कहा, हमारे पास तो गिफ्ट ही नहीं है देने के लिए। गायत्री देवी ने कहा, तुम लोग बाद में दे देना, मेरे पास बहू को देने के लिए गिफ्ट है। सभी आश्चर्य से गायत्री देवी को देख रहे थे। आज उनका व्यवहार स्वर्णा के प्रति एकदम बदला हुआ लग रहा था। फिर गायत्री देवी ने टेबल के दराज से 3 गिफ्ट पैकेट निकाले और स्वर्णा की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो तुम्हारा गिफ्ट। तो स्वर्णा ने कहा, माँ जी इन सब की क्या जरूरत है, आपकी खुशी और आशीर्वाद ही मेरा गिफ्ट है। तो गायत्री देवी ने कहा, वो सब ठीक है, पहले इन्हें खोलो। स्वर्णा ने सबसे पहले बड़ा पैकेट खोला तो उसमें हल्के रंग की बहुत ही सुंदर बनारसी साड़ी थी। फिर उसने दूसरा गिफ्ट खोला तो उसमें हीरे का एक बहुत ही शानदार हार था। फिर उसने सबसे छोटा पैकेट खोला तो उसमें बहुत ही सुंदर चंदन की लकड़ी से बना हुआ एक छोटा सा डिब्बा था। स्वर्णा ने माँ जी की ओर देखा तो उन्होंने डिब्बे को खोलने का इशारा किया। जैसे ही स्वर्णा ने डिब्बे को खोला, उसमें घर की चाबियां थी। चाबियां को देखकर स्वर्णा कुछ समझ पाती इससे पहले गायत्री देवी ने कहा, आज से ये तुम्हारी हुई और मुझे मेरी जिम्मेदारियों से आजाद करो।
अब से तुम घर संभालो। स्वर्णा फिर कुछ कहना चाहती थी, पर उससे पहले ही गायत्री देवी ने कहा कि मैं सब बताती हूँ। उन्होंने उनकी शर्त और कसम के बारे में बता दिया। कहा कि मैं मेरी बहू को पूरा परफेक्ट बनाना चाहती थी, जो कि मुझे नहीं लगता कि प्यार से इतनी जल्दी संभव हो पाता, क्योंकि यदि तुम्हें मैं प्यार करती तो तुम मुझ में अपनी माँ देखती, और यदि यह होता तो जो मैं चाहती थी वह हो पाना असंभव था। इसलिए मुझे कुछ समय के लिए थोड़ा कठोर बनना पड़ा, पर मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें डांटूं। जब जब तुम्हें डांटती थी मुझे बहुत तकलीफ होती थी, और शादी के 2 दिन बाद ही सेठ जी से मैंने कहा था कि वे तुमसे वह वादा ले, और तुमने वह वचन दिया। तभी मुझे यकीन हो गया था कि तुम बहुत ही जल्दी पूरा काम संभाल लोगी, पर इतनी जल्दी यह तो मुझे भी नहीं लगता था। आज मुझे पूरा यकीन है कि मेरे परिवार के मान सम्मान की रक्षा तुम बहुत अच्छे से करोगी। आज जन्मदिन तुम्हारा है, पर सबसे बड़ा तोहफा मुझे मिला है। यह सब सुनकर स्वर्णा की आंखों में आंसू आ गए। पिछले 11 महीनों से जिस दिन का वह इंतजार पल पल कर रही थी, आज उसे उसके जन्मदिन के दिन मिल गया। आज उसे माँ जी का साथ मिल गया था। उसकी आंखों में आंसू देखकर गायत्री देवी ने कहा, बेटी रोती क्यों हो? आज तो खुशी का दिन है, रोती नहीं है। स्वर्णा ने कहा, माँ ये तो खुशी के आंसू है, और गायत्री देवी के गले लग गई। आज उसे उसकी मेहनत का फल मिल चुका था। आज उसे माँ का प्यार मिल गया था। ये सब देखकर सभी लोगों की आंखें नम हो गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।